नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग लेखपाल का सेट नंबर 8 की प्रैक्टिस करेंगे। 7 इसके पहले वीडियो आ चुके हैं, तो वो भी आप लोग वीडियो देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है। तो ये सेट नंबर 8 है और इसको हम लोग देखते हैं कि देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह के, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, हर तरह के क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, तो देखो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किसको अजात शत्रु कहा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय अजात शत्रु कहा था। ठीक है, अब देखो महात्मा गांधी को कहा गया है महात्मा। तो महात्मा ये किसने कहा है, तो ये कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब कहा है ये, 1917 में कहा है, चंपारण के युद्ध के समय, चंपारण का जो हुआ था आंदोलन। ठीक है, अब देखो एक और देखो, महात्मा गांधी को कहा गया है राष्ट्रपिता भी कहा गया है। तो राष्ट्रपिता किसने कहा है, राष्ट्रपिता कहा है सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, अब देखो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा गया है। बोस को नेताजी, तो नेताजी का किसने कहा है, तो नेताजी देखो हिटलर ने कहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अणुव्रत, जो अणुव्रत, ये जो क्वेश्चन है ये समझो अब। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म ने किया है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है बौद्ध धर्म, दूसरा दिया गया है भागवत धर्म, तीसरा दिया गया है जैन धर्म और चौथा दिया गया है अजीवक धर्म। ठीक है, ये धन नहीं है, धर्म है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब बताना है इसमें कि किसने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो देखो इसका आंसर होगा जैन धर्म। तो जो जैन धर्म है इसने अणुव्रत सिद्धांत का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अणुव्रत सिद्धांत है क्या, देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है सन्यासी जो फुल टाइम मतलब किसी भी धर्म को फॉलो कर रहा है और उसको पूरा एक तरह से कर रहा है। ठीक है, और जो गृहस्थ जीवन में लगा होता है वो गृहस्थ के साथ साथ भी वो किसी धर्म को मानता है। तो ये जो अणुव्रत का सिद्धांत है ये गृहस्थ जीवन से, गृहस्थ लोगों के लिए दिया हुआ है जैन धर्म ने। ठीक है, जो लोग अपना घर वगैरह छोड़ के नहीं जा सकते हैं तो वो घर से ही गृहस्थ जीवन में रहकर भी अणुव्रत सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। तो देखो अणुव्रत सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है सत्याणु व्रत। ठीक है, ये पहला है, मतलब हमको सत्य बोलना चाहिए। दूसरा देखो क्या है, अहिंसाणु व्रत। मतलब अहिंसा, हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। तीसरा है अस्तेय, अस्तेयाणु व्रत। ठीक है, मतलब अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, तो किसी भी दूसरे की चीज़ को चोरी ना करना, यही अस्तेयाणु व्रत। चौथा है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह है, ये मतलब है किसी भी चीज़ का संचय, मतलब जैसे जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही आपको रखना है अपने पास, किसी भी चीज़ का आपको संचय नहीं करना है। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं। और 5वां चीज़ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्याणु व्रत का मतलब ये है कि किसी भी पराई स्त्री को
गलत नज़र से नहीं देखना है। तो बात को समझ रहे हैं आप। देखो जैन धर्म ने 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, तो उसी को इसमें हड़ाणु व्रत जोड़ दिया है, तो वही वो ग्रह अणुव्रत हो गया है, मतलब गृहस्थ लोगों के लिए। अब इन्होंने 5 जो जैन धर्म ने जो दिया हुआ है, देखो क्या दिया गया है। पहला दिया है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। इसी में अणुव्रत जोड़ दिया है तो वो अणुव्रत हो गया है। ठीक है, ये 5 चीज़ें जैन धर्म ने किसी भी अपने अनुयायी से करने के लिए कही है कि मतलब आपको ये 5 चीज़ों का वो करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? दूसरे का सी ऑप्शन। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके काल में लाया गया था? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है वारेन हेस्टिंग, दूसरा दिया गया कर्जन, तीसरा दिया गया है बेलीजली और चौथा दिया गया है बेंटिक। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो ये प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आया था 1904 में। तो 1904 में भारत के वायसराय कौन थे? कर्जन। तो कर्जन थे, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? कर्जन। तो कर्जन प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लाए थे, और इसके एक्ट के द्वारा क्या था कि मतलब पूरा तात्विक सर्वेक्षण को करना था। मतलब कोई भी पुरानी ऐतिहासिक स्मारक है, मान लो ये पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है, ये इसका काम क्या होता है? इसका यही काम होता है, जैसे पुरानी बिल्डिंग है, कोई बहुत स्मारक है, जैसे ये ताजमहल है, ठीक है, लाल किला है ना, आलन दरवाज़ा है, तो ये कुछ भी है, ये सब चीज़ों को ये संरक्षित करता है। ठीक है, तो कर्जन, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब देखो वारेन हेस्टिंग के बारे में सुनते हैं कि वारेन हेस्टिंग कब तक गवर्नर जनरल रहा था? तो ये रहा था 1772 से 1785 के बीच में वारेन हेस्टिंग रहा था। ठीक है, अब देखो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। मतलब समझे बात को कि बंगाल में ये गवर्नर का, अब जो पहले अभी तक गवर्नर चल रहा था जो लॉर्ड क्लाइव था, इससे पहले ये केवल बंगाल का गवर्नर होता था। अब इसके बाद जो बेंसीटाट है, तो बेंसीटाट भी बंगाल का ही गवर्नर था, पर जब वारेन हेस्टिंग आया तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब इसने देखो क्या क्या किया। 1772 में ये लाया इजारेदारी प्रथा, हेस्टिंग के बारे में ये। ठीक है, और ये इसके बारे में देखो अरबी, फारसी और बंगाली, इस भाषा का ये जानकार था बहुत अच्छा। सत्रह सौ बहत्तर में इसने बंगाल में दैद शासन का अंत किया था। कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की इसने स्थापना की। और देखो वारेन हेस्टिंग के बारे में कुछ पॉइंट और। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच में। ठीक है, और देखो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हैदर अली या टीपू वाला बताया था ना मैंने इससे पहले वीडियो में आपको। ठीक है, और देखो इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात सुनो। नंद कुमार को फांसी
इसी के समय में दे दी गई थी। ठीक है, तो ये था, इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी, लॉर्ड कर्जन। अब देखो ये बेले जली के बारे में कुछ सुनते हैं पॉइंट। तो बेले जली देखो कब तक रहा था भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल, तो देखो 1798 से लेकर 1805 तक। इसको देखो कंपनी का अकबर भी कहा जाता था। ठीक है, कंपनी का इसको अकबर कहा जाता था। और बेले जली अपने को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, अब देखो बेले जली के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट सुनो, ये लाया था सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली का मतलब समझना कि जैसे जो भी उस समय कंपनी के संवर्ती जो देसी रियासतें थीं और जो भी मतलब राजा का शासन जिस प्रांत में चल रहा था, उस प्रांत में ये क्या करता था कि अपनी सेना रखता था और अपना एक एजेंट रखता था, और उसके अंदर में ही उस राज्य का विदेश नीति उसी के अंडर में आ जाता था। बात को समझ रहे हैं, मतलब एक तरह उसके बदले में ये एक तरह से पैसा भी लेता था बेले जली। बात को आप समझ रहे हैं। आपने किसी भी राज्य को सहायक संधि मानने पर मजबूर कर दिया, उसका मतलब क्या है, मान लो हैदराबाद राज्य ने बेले जली की सहायक संधि को मानने को तैयार हुआ, तो सहायक संधि प्रणाली इसने अपनाई। तो हैदराबाद राज्य अब अपने राज्य में अपनी ब्रिटिश की सेना रखेगा और ब्रिटिश एजेंट रखेगा। और दूसरा, हैदराबाद किसी भी मतलब विदेशी जो उसकी नीति होगी, विदेशी राज्य से किसी से भी बात करेगा तो वो विदेशी नीति अंग्रेज ही तय करेंगे, बेले जली ही तय करेंगे। बात को समझ रहे हैं कि नहीं आप। तो विदेश नीति कंपनी के अधीन हो गई किसी भी राज्य की। तो आप बात को समझे, यही सहायक संधि प्रणाली थी। अब इसको सर्वप्रथम मानने वाला कौन राज्य था, तो पहले इसको माना था हैदराबाद ने, और फिर इसको माना था मैसूर ने, और फिर तंजौर ने। तो सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर। ये 1799, ये 1799 और ये 1798। तो देखो ये तीन राज्यों ने, ये पहले, दूसरे और तीसरे बढ़ता हुआ क्रम है। और 1801 में इसको माना अवध ने। ठीक है, उसके बाद में पेशवा ने भी माना, भोसले ने भी माना और सिंधिया ने भी माना। तो इस तरह से सहायक संधि प्रणाली की ये कहानी है। अब देखो एक इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट और सुनो, वारेन हेस्टिंग के बारे में। एक ये लाया था रिंग फेंस की नीति। ठीक है, जिसको सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहा जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है सुरक्षा प्रकोष्ठ। तो ये लाया था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो अगर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहा जाए तो वारेन हेस्टिंग, और सहायक संधि कहा जाए तो बेले जली। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला दिया गया मैडम भीकाजी कामा, दूसरा दिया गया लोकमान्य तिलक, तीसरा दिया गया दयानंद सरस्वती और चौथा दिया गया महात्मा गांधी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि इसमें भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है। तो देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। और ये किसने कहा था, देखो ये था एक वैलेंटाइन सिरोल। ये वैलेंटाइन सिरोल है, इसकी एक किताब है जिसका नाम है
द इंडियन अनरेस्ट। द इंडियन अनरेस्ट, ये इनकी किताब का नाम है, वैलेंटाइन रोल का। इसी किताब में भारतीय शांति का जनक लोकमान्य तिलक को कहा गया था, और इसकी वजह से ही लोकमान्य तिलक ये जो थे, ये इसके ऊपर केस करने लंदन तक चले गए थे। ठीक है, तो ये आप बात को समझिए। ठीक है, और सुनिए तिलक के बारे में क्या है कि तो तिलक को भारत का पहला राजनीतिक कैदी भी माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया देखो, इनका जन्म कहाँ हुआ था सबसे पहले ये सुनो। तो 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था, रत्नागिरी में। रत्नागिरी एक जगह है, वहाँ पे तिलक जी का जन्म हुआ था। और ये अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान थे, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने पढ़ाई नहीं करी। एलएलबी की इनके पास डिग्री थी। ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय से इन्होंने एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी। और ये सरकारी नौकरी, इनको सरकारी नौकरी भी मिली थी तब पर भी ये सरकारी सेवा करने के इच्छुक नहीं थे। बात को समझिए आप, सरकारी सेवा के ये पीछे नहीं भागते थे। ठीक है, अब देखो, एक इन्होंने स्कूल की स्थापना की थी जिसका नाम था द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कब की थी ये? 1884 में। 1885 में किसकी स्थापना की थी? तो ये था फर्ग्यूसन कॉलेज। ये देखो, 1885 में इसकी स्थापना की थी, फर्ग्यूसन कॉलेज था एक। ये कॉलेज पता है कहाँ पे है? पूना में है ये अभी भी। इसको अब बोला जाता है एफसी कॉलेज। ठीक है, अब देखो, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1893 से भारत के लोगों में जो निराशा का माहौल था, और भारत में जो अंग्रेज़ जुल्म ढा रहे थे, और अंग्रेज़ लोग भारत में मतलब भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, तो इन्होंने भारत के लोगों में एक आत्मविश्वास और स्वराज की भावना जागृत करने के लिए इन्होंने गणेश उत्सव मनाना चालू किया। तो गणेश उत्सव ये मनाते थे। ठीक है, तो गणेश उत्सव में कुछ नहीं, धूमधाम से ये जो आज आप लोग देख रहे हैं, जब ये गणेश उत्सव आता है तो नहीं वो चलता है बॉम्बे वॉम्बे में, महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया है, अगले बरस तुम जल्दी आना, तो इस तरह से ये बोलते हैं। और धूमधाम से ढोल नगाड़े के साथ में गणेश जी की विदाई की जाती है। ठीक है, तो ये इन्होंने ही चालू किया था, बाल तिलक ने। ठीक है, अब देखो, 1896 में इन्होंने क्या किया, शिवाजी उत्सव मनाना चालू किया। ये शिवाजी को बहुत मानते थे। ठीक है, तो शिवाजी के वजह से इन्होंने अपने अखबारों में शिवाजी की तारीफ करते थे। ठीक है, और मतलब एक तरह से इसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था। अब बात को समझो। ठीक है, अब देखो, मुजफ्फरनगर बम कांड, इसमें क्या हुआ है, तिलक ने 1908 में अपने अखबार में इन्होंने कुछ अंग्रेज़ों पर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से इनको निर्वासित कर दिया गया और 6 साल की सज़ा दी गई। ठीक है, तो ये कहाँ पे इनको भेजा गया था? मांडले में भेजा गया था। मांडले में 6 साल के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो देखो, ये था लोकमान्य तिलक जी, इसका ऑप्शन। अब देखो, एक पॉइंट और सुनो, मैडम जी भीकाजी कामा तो थी, इनको भारतीय क्रांतिकारियों की माता भी कहा जाता है।
माथा, ठीक है। अब देखो ये जो सिरोल था, वैलेंटाइन सिरोल, इसने क्या किया था, आर्य समाज जो संस्था थी, इसको भी अशांति का अग्रदूत कहा है। ये सबको अशांति का वो कहता था अपने को। कोई भी देशभक्त आदमी जब कोई आज़ादी के लिए, स्वराज के लिए बातें करता था, तो ये सिरोल था, ये सबको भारतीय शांति का जनक कहने लगता था। ठीक है, तो अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। देखो सहायक संधि, सहायक संधि कब हुई, 1798 में। सबसे पहला राज्य किसने स्वीकार किया इसको, हैदराबाद ने। ठीक है, उसके बाद किसने किया, मैसूर ने। ठीक है, उसके बाद किसने किया, तंजौर ने 1799 में। अनुसूलन समिति का गठन किसने किया, 1917 इसका गठन हुआ। इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की, देखो इसकी स्थापना तो हुई थी 1888 में। और किसने की थी इसकी स्थापना, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में इंडियन पैट्रियोटिक की स्थापना की। और लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था, देखो लाहौर षड्यंत्र हुआ था 1928 में। ठीक है, और लाहौर षड्यंत्र किससे जुड़ा हुआ मतलब मामला है, तो ये सैंडर्स की जो हत्या हुई थी, इससे जुड़ा हुआ मुकदमा है ये लाहौर षड्यंत्र केस। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सबसे बाद में कौन सा हुआ, लाहौर षड्यंत्र। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है इसका, तो जीन किससे बना होता है, जीन किससे बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, या प्रोटीन से बना होता है, या कार्बोहाइड्रेट से, या लिपिड से। तो देखो इसका ऑप्शन होगा न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, जीन न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। और क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम ये जीन का संवाहक होता है। और क्रोमोसोम में दो पाए जाते हैं, एक तो डीएनए पाया जाता है और एक आरएनए पाया जाता है, दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, और देखो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है, मतलब जीन छोटे छोटे जब जीन मिलते हैं तो एक डीएनए बनता है। ठीक है, अब देखो डीएनए एक डबल हेलिक्सल एक संरचना होती है। ये देखो ये जो संरचना होती है ना, ये डीएनए की होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 का ए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो सिंथेटिक कंबल में एक्राइलिक का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि कंबल में, स्वेटर में और ऊन में, इनमें कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो ये एक्राइलिक। ठीक है, अब देखो नायलॉन, तो नायलॉन जो है मानव द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा है। ठीक है, और जिसका नाम, इसका नामकरण नायलॉन का किससे हुआ है, तो ये न्यूयॉर्क और लंदन दो शहरों के नाम पे इसका वो लिया गया है, छोटा मतलब फॉर्म। तो ये न्यूयॉर्क से एन लिया गया है, और नायलॉन में देखो लंदन से LON लिया गया है, तो ये हो गया नायलॉन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन में सहायक नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रक्त दिया गया, फुसफुस दिया गया, ऊतक दिया गया, पेप्सिन दिया गया। तो इनमें से ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि रक्त का जो संचरण है, मतलब रक्त का सर्कुलेशन है, वो किसके द्वारा नहीं होता है। तो देखो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी। पेप्सिन जो है ना, ये प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचक एंजाइम है पेप्सिन। ठीक है, रक्त भी ऑक्सीजन को लेकर जाता है, किसके माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। ठीक है, और फुसफुस जो धमनी होती है, ये भी ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। क्यों, क्योंकि फुसफुस जो धमनी होती है और फुसफुस सिरा होती है, दोनों ही रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। तो फुसफुस भी और ऊतक भी। ठीक है, तो ये तीनों ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, ये नहीं करता है पेप्सिन, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है।
चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये देखो, ये हृदय का बना हुआ है। अभी मैं जब बायो पे वीडियो बनाना चालू करूँगा तब मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो, ये फुफ्फुस धमनी है, ये देखो, ये फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस सिरा है, ठीक है। सबसे पहले तो समझो धमनी और सिरा का काम क्या होता है। तो धमनी जो होती है ना, धमनी शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, ये शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। और ये हर अंग में बहुत गहराई पर स्थित होती है, ठीक है। धमनी जो होती है गहराई पर स्थित होती है। और जो सिरा होती है, सिरा अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। और सिरा जो है ये ऊपरी, मतलब किसी भी शरीर के ऊपरी भागों में स्थित होती है। देखना इसमें इसका रंग नीला होता है। तो कभी भी हाथ में या पैरों में देखना, जो नस ऊपर से दिखेगी और वो नीले रंग की, हल्की हल्की नीले रंग की दिखेगी, भाई सिरा होती है, ठीक है। बस केवल इसमें दो एग्जाम्पशन होते हैं कि जो फुफ्फुस धमनी होती है, धमनी तो शुद्ध रक्त को लेकर जाती है शरीर के अंगों तक, पर फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है और फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त को बहाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, धमनी और सिरा का आप समझ गए हो। और ये एक हृदय की संरचना है, तो इसको अभी देखना। देखो, ये दायां अलिंद है, ये दायां निलय है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये बायां अलिंद है और ये बायां निलय है। ये हो गया फुफ्फुस धमनी, ये हो गया फुफ्फुस सिरा, ठीक है। ठीक है, धमनी का आप काम समझ ही गए हैं कि धमनी क्या कर रही है। धमनी शुद्ध रक्त को लेकर जा रही है शरीर के अंगों तक, हृदय से लेकर जा रही है। और सिरा क्या कर रहा है, सिरा अशुद्ध रक्त को लेकर आ रहा है हृदय तक, फेफड़े तक, ठीक है। और फेफड़ा इस तरह से, फेफड़ा हृदय तक लेकर आ रहा है। तो इस तरह से आप समझ लो धमनी और सिरा का क्या काम है, ठीक है। तो इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये कह रहा है, 9th क्वेश्चन है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा ये किस पीढ़ी की भाषा है। तो देखो, इसका ऑप्शन हो गया चतुर्थ पीढ़ी की। तो जो बेसिक कंप्यूटर है, देखो 4th जनरेशन की भाषा है। और इसके साथ की कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो देखो ओरेकल का नाम सुना होगा, ओरेकल। एक है यूक्लिड, ठीक है। एक है किलू। ये जितनी भाषा है ये चतुर्थ पीढ़ी की भाषा है, ठीक है। अब तरतीब पीढ़ी की भाषा सुनो। पास्कल सुना होगा आपने, सिमूला, ये सब तरतीब पीढ़ी की भाषा है, ठीक है। 2nd जनरेशन की भाषा सुनो, एक लैंग्वेज है कोबोल, ठीक है। और पहली पीढ़ी की भाषा जो है फोरट्रॉन, ठीक है। अब 5वीं पीढ़ी की भाषा देखो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ रहे हो क्या होता है। इस पर पेपर भी यूपीएससी में आ चुका है एक बार, अभी 1-2 साल पहले ही आया हुआ है, ठीक है। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझो, एआई का यूज अब रोबोट की टेक्नोलॉजी में भी हो रहा है और किसी भी मानव के जीवन को आसान बनाने के लिए भी हो रहा है। मानव के जीवन को आसान कैसे होगा, देखो कि जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे ऑफिस से घर आता है। तो जब वो ऑफिस से घर आया तो ऑटोमेटिकली उसके में जब एआई, उसके घर में अगर एआई का यूज कर दिया गया तो वो जैसे ही 6 बजे आएगा तो ऑटोमेटिक लाइट चालू हो जाएगी, फैन चलने लगेंगे, एसी चलने लगेगी। और वो जैसे ही घर से बाहर जाएगा तो अपने आप फैन बंद हो जाएंगे, उसको कुछ भी करो ज़रूरत नहीं कुछ करने की। वो घर से बाहर जाएगा, दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, ठीक है। आजकल एआई में कारों में यूज देखो किस तरह से हो रहा है। जो ये आप कारों में समझ रहे हो, एक आज कल ऑप्शन आ रहा है जिसको बोला जाता है क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल क्या है, क्रूज कंट्रोल यही है कि जब कोई कार चलती है और हाईवे पर चल रही है तो उसको क्रूज कंट्रोल मोड में लगा दो, वो गाड़ी अपने आप चलती रहेगी,
ठीक है। उसको उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से ट्रैफिक के हिसाब से चलती रहेगी। यही क्रूज कंट्रोल है, ठीक है। और क्या है देखो, एक आ रहा है ड्राइवरलेस कार भी आ रही है। लंदन वगैरह में, यूएई, दुबई वगैरह में ड्राइवरलेस कार भी आ गई हैं। ये क्या करती हैं कि इसमें ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैठिए कार में, वो अपने आप स्टीयरिंग वगैरह और सब ब्रेक और गियर सब कुछ मैनेज कर लेंगी। तो ये कारों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। घरों में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है आप समझ ही गए हैं, ठीक है। ठीक है। और ट्रैफिक लाइट में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। मतलब जीवन के हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं 5G पे जो आ रहा है, 4G पर जो चल रहा है टच वाले, कोई भी वो सब AI पर ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही चल रहा है। कैसे? जैसे मान लो तुम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, गूगल क्या करता है, गूगल उसी के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें शो करने लगता है। मान लो आपने कोई मोबाइल या कोई चीज़ प्रोडक्ट सर्च किया गूगल में, और वो उसी के हिसाब से दिखाने लगेगा, ठीक है। तो बात को समझ रहे हैं कि AI का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है आज 21वीं सदी में। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया, डी। तो देखो ये 9वां क्वेश्चन था। अब देखो 10वां क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, मानव के शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र कहाँ पर होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला दिया गया पिट्यूटरी, ये ग्लैंड होती है जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है सेरिबेलम, ये मस्तिष्क में ही स्थित होता है सेरिबेलम। और हाइपोथैलेमस, ये भी मस्तिष्क में स्थित होता है। और फेफड़ा मस्तिष्क में नहीं, फेफड़ा पेट में स्थित होता है, ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, ताप नियंत्रण कौन सा करता है, तो हाइपोथैलेमस। ये जो इसका सी पार्ट है ये सही होगा, हाइपोथैलेमस शरीर के ताप का नियंत्रण। देखो पीयूष ग्रंथि क्या करती है, पीयूष ग्रंथि कुछ हार्मोन को जोड़ती है। इसका वेट बहुत कम होता है, ये मस्तिष्क में ही स्थित होती है। इसका वेट होता है 0.6 ग्राम, ठीक है। ये क्या करती है, कुछ हार्मोन छोड़ती है जो हमारी वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो देखो एक हार्मोन होता है STH हार्मोन, एक होता है LH हार्मोन, ठीक है। इस तरह से ये सब हार्मोन छोड़ती है, जिसकी वजह से शरीर जो है विशालकाय भी हो सकता है और शरीर बौनापन भी हो सकता है। और अगर ये बराबर मात्रा में छोड़ती है तो शरीर एक बैलेंस भी होता है, ठीक है। तो शरीर की ग्रोथ के लिए ये पीयूष ग्रंथि बहुत ज़रूरी होती है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। अब सेरिबेलम का काम करो, तो सेरिबेलम को देखो हिंदी में कहा जाता है अनुमस्तिष्क, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जो ऐच्छिक क्रिया होती है ना, तो देखो जो ऐच्छिक क्रिया होती हैं वो सेरिबेलम से ही होता है, ठीक है। तो ऐच्छिक क्रिया का मतलब क्या है कि जैसे आपको हाथ से कोई चीज़ उठानी है, तो हाथ से उठाने आपके मन पर डिपेंड करता है ना कि आपको चीज़ उठानी है या नहीं उठानी है। तो जब चीज़ आप हाथ उठाओगे हाथ से, तो इसको माइंड को, जो मस्तिष्क को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, तो ये सेरिबेलम ही दे रहा है, ठीक है। अब मान लो जैसे आप बोलना चाहते हो, कुछ भी आप बोलना चाहते हो, तो बोलना आपके मन पर डिपेंड करता है। हमारा मन है हम किसी से बोलें, हमारा मन है हम किसी से ना बोलें। तो बोलना है तो ये भी सेरिबेलम पर ही निर्भर करता है। सेरिबेलम क्या करेगा, अगर सेरिबेलम ठीक से काम नहीं करेगा तो जीभ, जो आप बोल रहे हो, जीभ और दांतों का सही तरीके से कार्य नहीं होगा तो हम सही से बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बात समझ रहे हो, जीभ और जबड़ों की पेशियां सही से काम नहीं करेंगी, तो ये है। और क्या होगा, हाथ पैरों से चलना भी मुश्किल हो जाएगा। चलने का भी मतलब जैसे करोगे तो पैरों का बैलेंस शरीर से नहीं हो पाएगा। तो ये है सेरिबेलम का काम। हाइपोथैलेमस का काम आप समझ ही रहे हैं कि ताप नियंत्रण का कार्य ये करता है। अब देखो एक और होता है मस्तिष्क में जिसको बोला जाता है मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये देखो, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये देखो हार्ट बीट, BP, ब्लड प्रेशर, श्वसन दर,
ये सबकार मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है, ठीक है। और इसी भाग से जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है, इसी भाग से ही खांसना, जो खांसी आती है, छींकना आती है, जिसको स्नीजिंग बोलते हैं, उल्टी करना होता है, पाचक जो रस होते हैं उसको भी श्रावण वही करता है, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। ये देखो, अभी केवल इतना देखो, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये है सेरिबेलम, ये देखिए, ये सेरिब्रम। तो अभी मस्तिष्क के बारे में एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मस्तिष्क का पूरा मैं डालूंगा, ठीक है। 20-25 मिनट का वीडियो होगा, वो लोग आप लोग देखिएगा, उससे आपको मस्तिष्क का सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पानी को 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर, ये कह रहा है, ये तैरता लिखा है, कह रहा है 4 डिग्री पर शरीर तैरता है, पर अगर तापमान 100 डिग्री हो जाए तब क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले देखो, ये मैप आप ग्राफ देखिए, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ये घनत्व सबसे ज़्यादा होता है पानी का, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये घनत्व, ठीक है। ये डी का मैपिंग है और ये है टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो घनत्व घटता जाएगा, और जब घनत्व घट जाता है तो शरीर डूब जाएगा। बात को समझ रहे हैं कि मतलब शरीर ज़्यादा घनत्व पे तैरता है और कम घनत्व पे डूब जाता है, ठीक है। और समुद्र का जो जल होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि समुद्र का जल होता है वो साल्टी होता है, ठीक है। तो देखो, जब 100 डिग्री हो जाएगा तो शरीर डूब जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखिए। पहला ऑप्शन दिया गया गुट निरपेक्षता, दूसरा ऑप्शन दिया गया शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तीसरा दिया एक दूसरे के विभागीय अखंडता एवं प्रभुता का प्रयास पारस्परिक सम्मान, ठीक है। और चौथा दिया गया एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर ना करना। तो देखो, सबसे पहले पंचशील सिद्धांत, ये देखो हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें 5 पॉइंट हैं। पहला कह रहा है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी, मतलब ये कह रहा है कि एक दूसरे की सोवर्निटी का ध्यान रखा जाए, अखंडता जिसको बोला जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल मैटर, मतलब भारत चीन के मामलों में भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और चीन भी भारत के किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है चीन को, ठीक है। तो ये इस पर साइन किया हुआ था। तो तीसरा दिया गया इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये है कि साथ में काम करेंगे और वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। चौथा कह रहा है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, मतलब आक्रामकता नहीं दिखाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, ठीक है, मतलब गलत बयानबाजी से बचेंगे। और पीसफुल कोएक्जिस्टेंस, मतलब इसको बोला जाता है कोएक्जिस्टेंस, मतलब बोला जाता है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ठीक है। तो देखो, ये 5 पॉइंट है, इसमें देखो कौन सा नहीं है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये क्या नहीं है, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता नहीं है। गुट निरपेक्षता को बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, मतलब जब देखो इसकी कहानी क्या है, तो NAM की कहानी समझो कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका और रसिया दोनों शीत युद्ध में कूदे हुए थे, तो ये सब देशों से कहते थे कि तुम मेरे गुट में शामिल हो जाओ, तुम मेरे गुट में शामिल हो जाओ। तो भारत ने देखा कि उस समय भारत की स्थिति इतना अच्छा नहीं थी, तो भारत ना अमेरिका की शत्रुता मोल कर ले सकता था, ना ही भारत रसिया की शत्रुता मोल ले सकता था। तो जब भारत दोनों की शत्रुता नहीं मोल ले सकता था, क्योंकि भारत उस समय इतनी इकोनॉमी भारत की अच्छी नहीं थी कि दोनों का शत्रुता अफोर्ड कर पाए, समझ रहे हो बात को कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि NAM किया, ये फार्मूला लाया कि मतलब ना हम तुम्हारी तरफ हैं, ना हम इस पोल में हैं, ना हम उस पोल में हैं, ठीक है, हम बीच में हैं। हम मतलब हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं, ना रसिया का ना अमेरिका का। तो यही लाए थे गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है ये। तो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत देखो कब आया था, 1961 में आया था। कौन कौन इसमें शामिल हुआ था, देखो एक तो सबसे पहले JL नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी इसमें शामिल हुए थे। दूसरा देखो मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्दुल नासिर,
ठीक है। अब देखो, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे जोसेफ टीटो। तो ये तीनों लोग मिलकर इन्होंने गुटनिरपेक्षता लाए थे। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। अब देखो 13वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। वियना में, सिडनी में, कि जेनेवा में, कि वाशिंगटन में। ठीक है, तो देखो वियना में IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, और इसकी स्थापना कब हुई, 1957 में। किसके लिए, शांति के लिए। शांति के लिए क्या मतलब है कि कोई भी दूसरा देश, अब जितने देशों के पास परमाणु बम आ चुके हैं उनको तो मान लो कहा जाएगा कि धीरे धीरे ख़त्म करो इस परमाणु बम को, पर जिनके पास नहीं है तो उनको अब परमाणु बम नहीं बनाना है। तो ये इन्होंने इसलिए लाए थे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कौन सा किसका उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो देखो राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा मिशन है उसमें चावल, गेहूं, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है, और तिलहन इसमें उद्देश्य इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है में बैंक के लीकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। तो देखो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है कि देखो बैंक लीकेज कार्यक्रम क्या है कि जो मतलब स्वयं का कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं या कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, मान लो कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो उसमें बैंक लोन देता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन इस योजना में शामिल नहीं है। तो देखो नाबार्ड इसमें शामिल नहीं है, व्यापारिक बैंक देते हैं लोन। ठीक है, अब देखो सहकारिता बैंक भी देते हैं और RRB भी देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नाबार्ड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 16 क्वेश्चन है कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, गोदावरी नदी। तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये इसका सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और भारत में ये लगभग 800 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये है गंगा नदी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी भारत से बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो इस तरह से और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। तो देखो इसका आंसर हो गया ए। तो देखो 17 क्वेश्चन है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, प्रधान देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, सी। ये देखो ये मान लो ग्लोब है, ये ग्लोब है मान लो, तो दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी देखो यही होती है। अगर इसका आ जाए न्यूनतम तो यही तो होगी, ये तो ज़्यादा हो जाएगी, ये भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया प्रधान देशांतर रेखा है, ये होती है प्रधान देशांतर रेखा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये दोनों दो ग्लोबों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, अभी मैं आपको विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा सब बताऊंगा, पर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसमें नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन, लावा मिट्टी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ मालवा के पठार, शिलांग के पठार में, कि मालाबार के पठार में। तो इसका आंसर होगा मालवा के पठार में। ठीक है, तो ये मालवा के पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है। लावा मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है
जब ज्वालामुखी विस्फोट होकर जो आग्नेय शैल आती है बाहर, जिसको लावा कहा जाता है, तो लावा जब ठंडा हो जाता है और उससे जो मिट्टी बनती है भाई, लावा मिट्टी कहलाती है। ठीक है, चलो अब 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। तो देखो, ये जो जस्ता है झारखंड, ये सुमेलित, ये जो है पेयर्ड नहीं है। जस्ता के उत्पादन में देखो सबसे पहला स्थान किसका है, राजस्थान का। और मैग्नीज उड़ीसा, ये पेयर्ड है। जो ये निखिल नहीं है, निकिल है, निकिल भी उड़ीसा पेयर्ड है। ठीक है, और एस्बेस्टस ये भी राजस्थान पेयर्ड है। तो चलो अब 20 क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू मतलब किया जा सकता है या नहीं। तो देखो इसका आंसर देखते हैं जल्दी जल्दी, इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तो जो संविधान की देखो जो प्रस्तावना है, ये याद रखना, इसका कोई विधिक स्वरूप नहीं है, मतलब ये हमारी फीलिंग है। फीलिंग का मतलब समझ रहे हो, कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं BMW से चलूँ, आप भी चाहते हैं कि आप मर्सिडीज से चलें, आपके पास एक बंगला हो, ये आपकी फीलिंग है ना। इसको आप कैसे कर सकते हो, बिना मेहनत के तो नहीं कर सकते हो ना। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो। तो अगर मान लो कि भारत की जो प्रस्तावना बनी, इसमें भारत के उस समय राजनेताओं ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं सबके पास हर चीज़ हो, हर समृद्ध हो, सुखी हो, तो वो ये चाहते हैं, पर ये अभी हो नहीं गया है। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं। भारत की प्रस्तावना इसी तरह से है कि भारत की प्रस्तावना में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो उनकी फीलिंग है, वो उसको किसी भी न्यायालय द्वारा उसको लागू नहीं किया जा सकता है। बात को समझ रहे हैं, क्योंकि भारत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। एक होता है रिसोर्सेज, ये भारत के पास नहीं है इस समय इतने, कि भारत की प्रस्तावना को लागू करा दिया जाए। क्योंकि भारत की प्रस्तावना अगर लागू कर दी गई तो हर आदमी को एक घर चाहिए होगा, हर आदमी जो है उसके पास मतलब जितनी भी साधन संपन्न चीज़ें हैं सबके पास, क्योंकि समाजवादी तत्व बहुत सारे वो व्याख्याएं करता है भारत की प्रस्तावना। बात को समझेगा आप, ठीक है। तो वो समाजवादी है, स्वतंत्रता है, तो इस तरह से चीज़ें वो एक दिन में नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है दोस्तों, तो चलो ये वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो गया है, इसलिए लास्ट में थोड़ा जल्दी से करा दिया गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से और भी थोड़ा डीप में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।